नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है, मोदी जी का डंका बज रहा है। ये सब सोशल मीडिया पे आपने बहुत सुना है। बहुत सारे व्हाट्सएप आपके घर पहुंचे होंगे, आपके मोबाइल पर पहुंचते रहते होंगे, जिनमें मोदी जी का डंका जबरदस्ती बजाया जाता है। हालांकि आजकल भक्त भी थोड़ा डंका कम बजा रहे हैं, थोड़े घबराए हुए हैं। जिस तरह की घटनाएं एक के बाद एक हो रही हैं, आप ईरान की, अमेरिका की और कहां कहां की बात सुनते रहते हैं। आज आपको सुनाता हूं पड़ोस के बांग्लादेश का किस्सा। और यह किस्सा सुनने के बाद आपके मन में यह सवाल उठेगा कि मोदी सरकार ने देश का क्या हाल कर दिया है, देश का कितना पैसा और कितना सारा काम बिगड़ रहा है, और कैसे मोदी सरकार दुनिया भर के मुल्कों से अपने रिश्ते खराब कर रही है। लगता ऐसा है कि सिर्फ इजराइल और अमेरिका हैं जिनसे रिश्ता बनाने की कोशिश की जा रही है, उनसे भी कितना बन रहा है, कितना नहीं बन रहा है, कोई नहीं जानता। खैर, बात मैं कर रहा हूं बांग्लादेश की। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं तारिक रहमान। अभी नए प्रधानमंत्री बने हैं तारिक रहमान, और तारिक रहमान अपनी पहली यात्रा पर जा रहे हैं बीजिंग, चाइना। अब देखिए, अपने आप में यह भी बड़ी बात है। अगर कोई समझना चाहे तो, कोई ना समझना चाहे तो कोई बात नहीं। एक ट्रेडिशन था कि मालदीव में कोई पहला राष्ट्रपति जब बनता था तो अपनी पहली यात्रा करता था इंडिया की। नेपाल का जब कोई प्रधानमंत्री बनता था तो पहली यात्रा इंडिया की करता था। बांग्लादेश का भी जो प्रधानमंत्री बनता था वो पहली यात्रा भारत की करता था। आपने देखा, मुइजू भी कहीं और गए। नेपाल के प्रधानमंत्री अपनी पहली यात्रा चाइना की करने वाले हैं, और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री भी अपनी पहली यात्रा चाइना की कर रहे हैं। यानी जो जगह हिंदुस्तान को हासिल थी वो चाइना को मिल रही है। इतना तो आप पहले ही नोट कर लीजिए। अब इसके बाद आता हूं उस खबर पर जिस खबर को अगर गौर से पढ़ा जाए तो आपको हिलाकर रख देगी। एक पोर्ट है मोंगला पोर्ट। मंगला पोर्ट है, बांग्ला बोलेंगे तो मोंगला पोर्ट हो जाएगा। मोंगला पोर्ट की पूरी कहानी आपको धीरे धीरे सुनाता हूं कि कैसे हिंदुस्तान उसमें किनारे कर दिया गया और चाइना के पास चला गया मोंगला पोर्ट। 2015 में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 2015 में बांग्लादेश के साथ एक समझौता होता है, और समझौता यह होता है कि मोंगला और मीरसराय में दो स्पेशल इकोनॉमिक जोन भारत बनाएगा। यानी बांग्लादेश के अंदर दो स्पेशल इकोनॉमिक जोन भारत बनाएगा। यह समझौता हुआ था 2015 में। उसके बाद भारत ने अपनी लाइन ऑफ क्रेडिट, जिसको एलओसी कहते हैं, उसके तहत फंडिंग का सारा सिस्टम बना दिया, और भारत सरकार ने 2018 में इस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए हीरानंदानी ग्रुप को चुन लिया। ये 2015 से आप आ गए 18 में। अब एक कंपनी थी इविटा कंस्ट्रक्शंस, जो हीरानंदानी ग्रुप की ही थी। उसने 2022 में बांग्लादेश के साथ आखिरी समझौता किया, अंतिम समझौता किया, और 2020 में ही भारत को 110 एकड़ जमीन दे दी थी बांग्लादेश ने। यानी बांग्लादेश के अंदर 110 एकड़ जमीन में बनना था स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन भारत को बनाना था। भारत के हीरानंदानी ग्रुप के एविटा कंस्ट्रक्शन से इसका समझौता 2022 में हो जाता है। लेकिन 2025 आते आते क्या होता है कि चाइना के साथ बांग्लादेश गवर्नमेंट की बात शुरू हो जाती है, और यही 110 एकड़ जमीन जो भारत को दी गई थी स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने के लिए, वो छीन ली जाती है, और वो छीन कर दे दी जाती है चाइना को। अब जब मैं आपको बता रहा हूं कि 25 जून को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान गए हैं बीजिंग, तो वहां पर उन्होंने एमओयू साइन किया है चाइना की गवर्नमेंट के साथ, जिसके बाद इस बात पर पक्की मुहर लग गई है कि जिस जमीन को इंडिया को मिलना था वो जमीन चाइना को मिल गई, और जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन आपको बनाना था वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो बनाएगा चाइना। बांग्लादेश के ऑफिसर्स बता रहे हैं कि चाइना के जो इन्वेस्टर्स हैं वो मोंगला इकोनॉमिक जोन में भारी और हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लगाएंगे। इसके अलावा दूर संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स के मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लगाया जाएगा, वेयर हाउसिंग होगी, लॉजिस्टिक होगी, और ड्रोन बनाने की कंपनी भी वहां पर लगेगी। वहां पर चाइना ड्रोन भी बनाएगा। अब आप कहेंगे मार्केट का मामला है, बाजार का मामला है, इंडिया से चाइना में चला गया तो क्या बात है। अगर आप ये कहेंगे तो आपके दिमागी तवाजुन का मुझे पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा और आगे समझा देता हूं कि भारत के लिए यह नुकसान बड़ा क्यों है। मोंगला पोर्ट जो है वो भारतीय सीमा से, भारत की जो सीमा है जो बांग्लादेश से लगती है, उससे केवल 80 किलोमीटर है। अब 80 किलोमीटर दूर जब चाइना की कंपनियां होंगी, ड्रोन बनाने वाली कंपनी, लॉजिस्टिक बनाने वाली कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स,
यानी वो इलाका पूरी तरह से चाइना के कब्जे में होगा। यानी वहां चाइना के जासूस भी हो सकते हैं। आपसे ठीक 80 किलोमीटर दूर से चाइना जो चाहे वो लगाकर आपकी जासूसी कर सकता है। वो रडार लगा सकता है, कुछ भी कर सकता है और चाइना आपकी जासूसी कर सकता है। बिल्कुल ये पॉसिबल है कि पोर्ट के नाम पर जासूसी सर्विलांस सिस्टम लगा दे और आपके यहां क्या क्या हो रहा है उसको सब पता चले। इसके अलावा एक और जो समझौता हुआ है उसमें चाइना बांग्लादेश को तीस्ता नदी पर बांध बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का सॉफ्ट लोन दे रहा है। ये इंडियन करेंसी में मैं बता रहा हूं। अब तीस्ता नदी जो है उसके बारे में आपको पता होगा कि वो सिक्किम और पश्चिम बंगाल से होकर बांग्लादेश जाती है। यानी कि उसका एक हिस्सा इंडिया के अंदर है और एक हिस्सा बांग्लादेश के अंदर है और लगातार जल विवाद चलता रहा है। पानी के बंटवारे को लेकर बांग्लादेश और इंडिया के बीच में विवाद चलता रहा है कि किसका कितना पानी है। अब वहां पर जो बांध बन रहा है वो चीन की सहायता से बन रहा है। बांग्लादेश इसका पूरा फायदा उठाएगा और आपसे ज्यादा पानी लेगा, जो इन इलाकों में खेती और बाकी सारी चीजों के लिए पानी का इस्तेमाल होता है उस पर मुश्किल पैदा करेगा। तो दो चीजें मैंने आपको बताई। पहली चीज बताई कि जहां स्पेशल इकोनॉमिक जोन भारत को बनाना था वहां स्पेशल इकोनॉमिक जोन चाइना बना रहा है। इसके अलावा जो नदी भारत और बांग्लादेश दोनों में बहती है, तीस्ता नदी, वहां पर चाइना 10,000 करोड़ रुपए दे रहा है पुल बनाने के लिए। ऊपर वो पहले ही पुल बना चुका है। ब्रह्मपुत्रा को लेकर तमाम सारे विवाद हैं। आप जानते हैं, कहा जा रहा है कि उस पुल के बनने के बाद ब्रह्मपुत्रा का पानी भारत में बहुत कम आएगा, तो जो परेशानियां पैदा होंगी वो पहले से हैं। अब वो यहां भी नीचे भी पुल बना रहा है, यानी ऊपर भी चाइना का पुल होगा, नीचे भी चाइना का पुल होगा, बीच में आप हैं। सोच लीजिए ये आपके लिए कितना फायदेमंद है और कितना नुकसानदायक है। और साथ में ये कि आपकी सीमा से ठीक 80 किलोमीटर दूर 110 एकड़ का इलाका चाइना के पास होगा, जहां वो जैसा चाहे वैसा सर्विलांस का प्लांट बना सकता है। अब मंगला पोर्ट जो था, वहां से भारत ने दक्षिण पूर्व के जो देश हैं, साउथ ईस्ट के जो देश हैं, जैसे इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, इनके साथ ट्रेड का प्लान बनाया था कि वहां हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन होगा, हम प्रोडक्शन करेंगे और इन इलाकों पर अपना सामान भेजेंगे। दरअसल कलकत्ता का जो पोर्ट है उसके ऊपर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, तो मंगला वाला पोर्ट अगर बन जाता तो वहां से, अगर वो इंडिया के पास होता तो वहां से इन इलाकों में वो अपना सामान भेज सकता था और वहां से सामान मंगवा सकता था। लेकिन अब ये फैसिलिटी चली गई चाइना के पास, तो चाइना साउथ ईस्ट एशिया में अपने व्यापार को और बढ़ा सकता है और तेज कर सकता है। आपका व्यापार वहां से कम होगा। अब इसमें किसका फायदा है, किसका नुकसान, यह समझने के लिए आइंस्टीन और न्यूटन होने की जरूरत नहीं है। निर्मला सीतारमण भी इसको समझ सकती हैं, लेकिन ये अगर हुआ तो क्यों हुआ, इसको आप सोचिएगा। और अगर इतने पर भी बात रुक जाती तो चलो ट्रेड के मामले पे रह जाती, सर्विलांस के मामले पे रह जाती, और आगे कहानी सुन लीजिए। बांग्लादेश जो है वो चाइना से J-10CE लड़ाकू विमान खरीद रहा है। ये जहाज हैं, लड़ाकू जहाज हैं, और बताया जाता है कि बेहद मॉडर्न लड़ाकू जहाज हैं जो जंग में बहुत सारा चेंज ला सकते हैं। यानी अपनी सेना को और मजबूत बनाने के लिए और मॉडर्न बनाने के लिए बांग्लादेश चाइना से हथियार खरीद रहा है। अब जरा आप ये बताइए कि बांग्लादेश को खतरा किससे है? अगर ये जहाज हैं बांग्लादेश के पास आ रहे हैं तो इनका इस्तेमाल किसके खिलाफ सोचा गया होगा? बांग्लादेश के बाएं हिंदुस्तान, दाएं हिंदुस्तान, नॉर्थ में हिंदुस्तान और साउथ में पानी। तो इकलौता देश जो बांग्लादेश से लगा हुआ है वो हिंदुस्तान है। तो अगर ये जहाज खरीदे जा रहे हैं तो आप ये बताइए कि वो किसके खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए खरीदे जा रहे हैं? चाइना पाकिस्तान को हथियार दे रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में जो पूरा सिस्टम इस्तेमाल किया गया, चाहे वो डिफेंस का सिस्टम हो, चाहे अटैक का सिस्टम हो, वो पूरा चाइनीज सिस्टम था। और बांग्लादेश की भी सिक्योरिटी में चाइना का दखल बढ़ने जा रहा है। वो वहां पे जहाज भी दे रहा है और वो वहां पर अपना सर्विलांस सिस्टम भी लगा सकता है, जिसका मैंने नाम लिया J-10CE। ये वही चाइनीज जेट है जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया था ऑपरेशन सिंदूर में, और जगुआर और रफाल के खिलाफ किया गया था इनका इस्तेमाल, और कहा गया था कि हमारे जहाज गिराए गए हैं। तो अब ये जहाज जो है वो बांग्लादेश के पास भी हो सकता है। बांग्लादेश ने एक अपना गोल बनाया है, एम बनाया है, जिसका नाम दिया है फोर्सेस गोल
2030। और इसको माना जा रहा है कि अपनी जो पूरी आर्मी है, एयरफोर्स है, उसको मॉडर्नाइज करने के लिए सबसे बड़ा काम ढाका पिछले कई सालों में करने जा रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा उसने जोर दिया है अपनी एयर जो उसकी डिफेंस है और एयर का जो उसका लड़ने का सिस्टम है, हवाई सिस्टम है, एयरफोर्स जो है उसको सबसे ज्यादा मजबूत करने पर वो जोर दे रहा है। और जिसमें मैंने आपको बताया कि चाइना से J-10C और दूसरे जहाज वो खरीद रहा है। अब मानना यह है कि कोई ऐसा नहीं है कि इसके बाद बांग्लादेश हिंदुस्तान से लड़ाई लड़के जीत जाएगा, लेकिन खतरा वही है जिस खतरे की बात मेरे जैसे लोग बहुत दिनों से कर रहे हैं कि चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में जो ट्रायंगल बन रहा है वो हमारे लिए मुश्किल पैदा कर सकता है अगर आगे कभी पाकिस्तान से टकराव हुआ। जस्ट कल्पना करके देखिए, हालांकि बांग्लादेश में भी जबरदस्त तबाही आएगी अगर हिंदुस्तान से लड़ने की कोशिश करेगा। इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी बहुत ज्यादा मजबूत है उस इलाके में भी और बाकी जगह भी। 4 जहाजों से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ जाएगा, लेकिन जस्ट सोच के देखिए, अगर ऐसे हालात बनते हैं कि पाकिस्तान अटैक करे, उधर से चाइना भी कुछ कर दे और इधर से बांग्लादेश भी कुछ कर दे, तो भारत के लिए मुश्किलात बहुत हो जाएंगी। अपनी आर्मी को उसको 3 हिस्सों में मोड़ना पड़ेगा और लड़ाई बहुत खतरनाक हो जाएगी। ये पक्की बात जानिए कि इस तरह की लड़ाई में सबसे ज्यादा तबाही कहीं होगी तो बांग्लादेश में होगी। इसलिए बांग्लादेश के जो हुक्मरान हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसी बेवकूफी करेंगे। इंडिया से बांग्लादेश को कोई बड़ा खतरा नहीं है, इंडिया बांग्लादेश के ऊपर कभी अटैक नहीं करेगा, तो जबरदस्ती कुछ ऐसा करेंगे मुझे लगता नहीं है। लेकिन मान लीजिए, कोई भी कहीं भी पागल हो सकते हैं, हमारे यहां भी पागलों की कमी नहीं है, वहां भी पागलों की कमी नहीं है। और अगर हिंदुस्तानी पागल और बांग्लादेशी पागल एक ही समय एक्टिव हो गए तो कुछ भी हो सकता है। तो वैसी कंडीशन में हमारे लिए खतरा बढ़ रहा है। दरअसल बांग्लादेश से संबंध जो हमने खराब किए हैं और मोदी सरकार ने खराब किए हैं, उसमें ज्यादा संबंध तो खराब हुए हैं चुनाव के चक्कर में। आप देखिए, झारखंड में चुनाव होता है, बांग्लादेशी घुसपैठिए आ गए। बिहार में चुनाव होता है, बांग्लादेशी घुसपैठिए आ गए। बंगाल में चुनाव होता है, बांग्लादेशी घुसपैठिए आ गए। महाराष्ट्र तक के चुनाव में बांग्लादेशी घुसपैठियों की कहानी कही गई। अब ये बताइए कि बांग्लादेशी क्या हिंदुस्तान में आने के लिए मरे जा रहे हैं? क्या बांग्लादेशी हिंदुस्तान में घुसने के लिए मरे जा रहे हैं? बेकार की बात है। ठीक है, 1971 में जब वार हुआ था, पूर्वी पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान था, वो बांग्लादेश बना था, पाकिस्तान की आर्मी अंदर घुसी थी और पाकिस्तान की आर्मी जो थी वो बांग्लादेशियों के साथ बहुत खराब सलूक कर रही थी, हत्याएं हो रही थी, रेप हो रहे थे। तो लोग परेशान होकर भाग कर आए थे असम और बाकी सारी जगहों पर। काफी लोग लौट गए, काफी लोग बस गए। लेकिन 1971 को 56 साल हो गए, 55 साल हो गए, 55 ईयर्स हो गए 1971 को। आज बांग्लादेश में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, गरीबी भी है, लेकिन हिंदुस्तान में भी गरीबी है, हिंदुस्तान में भी पॉपुलेशन की कोई कमी नहीं है। और अगर पर कैपिटा इनकम की बात करें तो बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम हमसे बेहतर है। तो बेकार की बात करना, बांग्लादेशी करना, पुशबैक करने की कोशिश करना, यहाँ के मुसलमानों को, बंगाली मुसलमानों को जबरदस्ती बांग्लादेश में ढकेल देना और इस तरह की बातें करना, ये बेवकूफी के अलावा कुछ नहीं है। इससे वोट तो मिल जाता है, इससे चुनाव में फायदा तो मिल जाता है, लेकिन बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते खराब होते हैं। ठीक बात है, शेख हसीना से आपकी अच्छी दोस्ती थी, उनको भाग के इंडिया में आना पड़ा, आपने शरण दिया, मैं इस पर सवाल नहीं उठाऊंगा। दुनिया भर में नेताओं को शरण दी जाती है। अगर नरेंद्र मोदी की सरकार ने बेगम को शरण देने की बात की है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नई गवर्नमेंट बनी उसके साथ आप तुरंत अच्छे रिश्ते बना सकते थे। हमें कोई मोहब्बत नहीं दिखानी होती है, काम चलाओ रिश्ते बनाने होते हैं, जैसे दो पड़ोसियों के होते हैं। अब जाकर आपने दिनेश त्रिवेदी जी को वहां भेजा है, एक पॉलिटिकल आदमी को वहां भेजा है कि वो बातचीत करें और रिश्ते अच्छे बनाएं, अपना एम्बेसडर बनाकर भेजा है। आपने बांग्लादेशियों को वीजा देना बंद कर दिया, बांग्लादेशियों ने आपको वीजा देना बंद कर दिया। अब आप कह रहे हैं कि वीजा खुलेगा, नए सिरे से वीजा दिया जाएगा। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के सलाहकार आते हैं और आप उनको बैरंग वापस कर देते हैं, आप उनकी 2.5 घंटे जांच करते हैं। ये बेइज्जती के अलावा कुछ नहीं है। वो प्राइम मिनिस्टर के सलाहकार थे, आपके यहां से होम मिनिस्ट्री से ऑर्डर जाना चाहिए था कि ये एक वीवीआईपी हैं, उसी हैसियत से इनको लाया जाए। भले उनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट था या नहीं था, आपने बुलाया था तभी तो आए थे, बिना बुलाए तो आए नहीं थे, घूमने तो आए नहीं थे, मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए आए थे।
दूसरा जो सार्क नेशन था, जहां बैठकर साउथ एशियन जो कंट्रीज हैं, इंडिया है, पाकिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, मालदीव है, श्रीलंका है, इन कंट्रीज के साथ मिलकर जो बातचीत हो जाती थी, आपने एक तरह से सार्क को डिफंड कर दिया। अब आखिरी मीटिंग सार्क की कब हुई है किसी को याद नहीं है। सार्क की बिल्डिंगें जरूर हैं, लेकिन कोई पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक काम उसमें हो नहीं रहा है। तो इन देशों से सीधे बातचीत का जो एक ट्रैक था, वो ट्रैक आपने बंद कर दिया। अब आप पाकिस्तान के साथ ट्रैक 2 की बात कर रहे हैं। खबर आ रही है कि सिंधु वाले को लेकर जो आपने कहा था वो वापस ले रहे हैं, और शर्त ये रखी है कि पाकिस्तान अपना एयर स्पेस खोल दे। अब देखिए, आप अगर आप फिन एयर से आएंगे फिनलैंड से, या लंदन से आप ब्रिटिश एयरवेज से आएंगे, तो वो जहाज तो पाकिस्तान के ऊपर से इंडिया आती है। लेकिन अगर आप इंडिगो ले लेंगे, अगर आप इंडियन एयरलाइंस ले लेंगे, या ऐसी जहाज लेंगे जो बेसिकली इंडियन है, तो पाकिस्तान की जो हवाई सीमा है उसमें आप नहीं घुस सकते। आप बाहर से घूम के आते हैं, 1.5-2 घंटे एक्स्ट्रा टाइम भी लगता है, कॉस्ट भी ज्यादा लगता है। मिला क्या? सिंधु का पानी रोक के आपने वादा किया था, दावा किया था, वादा नहीं, कि पाकिस्तानी पानी के लिए तरसेंगे। पाकिस्तान में बहुत सारी समस्याएं हैं। पाकिस्तान में गरीबी, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। पाकिस्तानी भी पाकिस्तान छोड़कर लंदन या अमेरिका में बसना या कनाडा में बसना पसंद करते हैं, लेकिन पानी की कमी से तो नहीं मर रहे। तो आपने जिद में वो किया, उसको लागू भी नहीं कर पा रहे हैं, और झेलना ये पड़ रहा है कि पाकिस्तान का एयर स्पेस आपके लिए बंद है, आपका एयर स्पेस पाकिस्तान के लिए बंद है। जो परेशानी आपको है वही पाकिस्तान को भी हो रही होगी। इससे मिला क्या? देखिए, मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि आप अपने बगल का पड़ोस बदल सकते हैं। आप घर बेच दीजिए, दूसरी जगह चले जाइए, पड़ोस बदल जाएगा। लेकिन मुल्क अपना पड़ोस नहीं बदल सकते हैं। यह हकीकत है कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश कभी एक ही मुल्क थे, लेकिन हुजूर अब तो 1947 को बीते हुए कितना टाइम हो गया, जोड़ लीजिए आप। 53 साल उधर, 26 साल उधर, इधर, तो 75, 70, 78, 79 ईयर्स हो गए हमको अलग हुए। तो अब हम अलग अलग मुल्क हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश भी एक ही थे, 1971 में अलग हुए हैं, लेकिन वो अलग अलग मुल्क हैं। बहुत दिनों तक पाकिस्तान बांग्लादेश के वजूद को एक्सेप्ट नहीं कर पाता था, लेकिन करना पड़ा। हमें भी पाकिस्तान और बांग्लादेश के आजाद वजूद को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। है, पाकिस्तान एक अलग मुल्क है, बांग्लादेश एक अलग मुल्क है, हिंदुस्तान एक अलग मुल्क है, और ये 3 मुल्क एक दूसरे से लगे हुए हैं। इनकी जमीनी, इनकी पानी की सारी सीमाएं लगी हुई हैं, तो इनको आपस में दोस्त की तरह चलना सीखना पड़ेगा। लेकिन आप नहीं सीख रहे हैं। इसका फायदा चाइना पूरा उठा रहा है। चाइना पाकिस्तान के साथ भी, चाइना बांग्लादेश के साथ भी, चाइना मालदीव के साथ भी, चाइना श्रीलंका के साथ भी। चाइना बड़ा इकोनॉमिक पावर बन गया, सबको चाइना की जरूरत है, इसलिए सब चाइना के करीब जा रहे हैं। और आप विश्व गुरु बनने का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन इजराइल अमेरिका से आगे नहीं सोच पा रहे हैं, और यही वजह है। और दूसरा, आपके देश में जिस तरह की पॉलिटिक्स चल रही है, एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स चल रही है, बांग्लादेशी चिल्लाने की आदत पड़ी हुई है, वो बांग्लादेश से रिश्ता खराब कर रहा है। और नतीजा ये कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन आपको मिलने थे वो चाइना कब्जा कर लेता है। यहां यह खबर दबा दी जाएगी, ना टीवी चैनलों पर आएगी, ना यूट्यूब चैनलों पर आएगी, लोगों को पता ही नहीं चलेगा, और लोग पगलाए रहेंगे कि मोदी जी विश्व गुरु बन गए हैं। लेकिन क्या बने हैं, मैंने आपको बताई है खबर, जाकर गूगल पर या जहां चाहे। हालांकि हर खबर के साथ हम न्यूज़ पीस और न्यूज़ कट चला ही देते हैं, यहाँ पर ग्राफिक्स के रूप में आपने देखा ही होगा। लेकिन इसके बावजूद भी अगर भरोसा ना हो तो गूगल पर मंगला पोर्ट डालिए, सर्च करके देखिए, और फिर देखिए कि सच मैं बोल रहा हूं या टीवी चैनल्स बोल रहे हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।